नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेटमेंट 20 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10वीं का मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, जिसमें अध्यक्ष पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है त्रिभुज। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंगल्स, है ना। ये ना त्रिभुजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इस अध्याय में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में हर साल निश्चित तौर पर आते हैं। तो मैंने उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है, यानी यहाँ पर सवाल नहीं, जो कुछ परिभाषाएं जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी परिभाषाओं का मैंने समावेश यहाँ पर कर दिया है। यदि आपको परीक्षा में 4 नंबर पक्के करना है तो आपको इस वीडियो में को पूरा अंत तक जरूर देखना है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सभी परिभाषाएं बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। तो देखिएगा, चलिएगा हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखा मैंने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जब त्रिभुज पढ़ रहे हैं, त्रिभुज के बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही त्रिभुज की। अब क्या कह रहा है वो, समरूप। अब समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं समरूप का मतलब क्या होता है। देखो, सम का मतलब होता है समान। क्या होता है सम का मतलब समान, और रूप का मतलब होता है आकार। रूप का मतलब आकार या उसका रंग रूप अपन कहते हैं ना, जिसका इसका रंग रूप एक जैसा है। तो सम का मतलब समान और रूप का मतलब होता है आकार। आकार मतलब उसकी आकृति। अगर कोई भी त्रिभुज ऐसा है जो जिसकी आकृति समान हो, यानी देखने में एक जैसी लगे, तो उसको ही हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। लेकिन परिभाषा हम किस टाइप से देंगे, देखिएगा यहाँ पर लिखा मैंने समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान तथा संगत कोण बराबर होते हैं। यानी हम परिभाषा के तौर पर अगर बताएंगे तो हमें इसी टाइप से हमें लिखना पड़ेगा कि समरूप त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान तथा संगत कोण बराबर होता है। उदाहरण जैसे मैंने लिखा सभी समबाहु त्रिभुज। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल तौर पर चित्र बना के बताता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु। अब देखना, समबाहु त्रिभुज, हम त्रिभुज तो हम कह सकते हैं कि जैसे समकोण त्रिभुज भी होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज भी होता है, इस टाइप से बहुत सारे त्रिभुज। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज ही एक समरूप त्रिभुज कहलाता है। तो कैसे कहलाता है देखिएगा, जैसे मान लो हम एग्जाम्पल के तौर पर कोई यहाँ पर चित्र बनाते हैं। तो हमने मान लो एक चित्र बनाया हमने, कि जैसे कि मैंने एक त्रिभुज बनाया। क्या बनाया हमने, एक ये त्रिभुज बनाया। फिर जस्ट मैं एक त्रिभुज और बनाता हूँ इसके बगल में। तो यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज और बना दिया, जैसे कि मैंने एक त्रिभुज और बनाया। ठीक है, अब हमारे पास 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। तो मान लो हम इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, इसको सी देते हैं। हम चाहें तो इसको पी नाम दे दें, क्यू दे दें और यहाँ पर आर दे दें। तो ये त्रिभुज हो गया। अब देखिएगा, ये त्रिभुज है तो इसका एक कोण ये होता है, एक कोण ये होता है, एक कोण ये होता है। इसी प्रकार इसका कोण ये, इसका कोण ये, इसका कोण ये। इसके बाद में भुजा, तो ये इसकी भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये इस टाइप से। तो अब उसने बोला था जिनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, यानी संगत भुजा का मतलब जैसे ए बी। तो हम यहाँ ए बी लिखते हैं। ठीक है, अब इस त्रिभुज की ये भुजा गई, तो इस त्रिभुज की संगत भुजा कौन सी होगी, आपकी होगी पी क्यू। तो हम इसके बटन में लिखेंगे पी क्यू। फिर इसी प्रकार दूसरी भुजा अगर हम लेते हैं बी सी, तो यहाँ लिखेंगे हम बी सी। ठीक है, तो इसके बटन में इसकी दूसरी भुजा कौन सी होगी, क्यू आर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर। ठीक है, बराबर। फिर हम इसकी भुजा लेंगे ए सी, ये ए सी लिखा। फिर इसके बटन में हम क्या लिखेंगे पी आर, तो ये पी आर लिखा। यानी इस टाइप से ये त्रिभुज है, उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो सबका क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब इसका जो मान आएगा वही मान इसका मान आना चाहिए और वही मान उसका आना चाहिए। यानी हम यूँ कह सकते हैं, मान लो इसका 1/2 आंसर आता है तो इसका भी 1/2 आंसर आना चाहिए, इसका भी 1/2 आंसर आना चाहिए। या इसका हम जो भी कहें कि 4/3 तो इसका भी 4, मतलब सभी का एक जैसा मान आए तो वो समरूप त्रिभुज कहलाता है। फिर एक और दूसरा उन्होंने बोला था कि संगत भुजाओं का अनुपात समान, तो संगत भुजाओं का अनुपात समान हो गया, ये बराबर हो गया, बात एक ही। तो संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर का मतलब जैसे ये मान लो 1 मिनट के लिए हम इसको 60 डिग्री मान रहे हैं, तो ये कोण भी इसका 60 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 60 डिग्री का मान रहा है तो ये भी 60 डिग्री का होना चाहिए। ये अगर मान लो 60 डिग्री का मान रहा है तो ये भी 60 डिग्री का होना चाहिए। यानी इनके संगत कोण है ना बराबर होने चाहिए। अब संगत कोण कुछ भी हो, कैसे भी हो, जैसे मान लो मैंने बताया था 60, तो इधर भी 60 होना चाहिए। मान लो 1 मिनट के लिए यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50 होना चाहिए। मान लो यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं इनके संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए, उसको ही हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, समरूपता का क्या अर्थ है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है। अब देखिएगा, इसके पहले हमने पढ़ा था समरूप त्रिभुज, सिर्फ त्रिभुज की बात हुई थी। अब समरूपता का क्या अर्थ, समरूपता का मतलब कोई सी भी आकृति। अब जरूरी नहीं कि हम त्रिभुज ले, यानी कोई सी भी हम आकृति ले सकते हैं। तो वो उसका अर्थ क्या होता है, मतलब समरूपता का क्या अर्थ है, ये किस टाइप की आकृतियों को हम समरूप कहते हैं, है ना। इसका प्रतीक चिन्ह लिखिए। अथवा में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा सकता है कि समरूप आकृतियों से आप क्या समझते हैं।
ठीक है, दो ही क्वेश्चनों को आपको समझ लेना है। देखिएगा इसका आंसर हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, समरूपता। सबसे पहले तो हम समरूपता हेडिंग डालेंगे, या समरूप आकृति, बात एक ही, कुछ भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि किन्हीं दी गई आकृतियों की संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब कोई भी हमें आकृति दी गई, जरूरी नहीं कि हम त्रिभुज की बात करें, हम किसी की बात करें, त्रिभुज हो या वृत्त हो या चतुर्भुज हो, है ना, कोई भी, या वर्ग हो, कोई भी हो, है ना। तो यदि किन्हीं दी गई आकृतियों की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा मतलब अभी जस्ट आपको मैंने बताया था, संगत भुजाओं का अनुपात तथा संगत कोण बराबर हो, है मतलब जो हमने त्रिभुज की परिभाषा पढ़ी वही परिभाषा है, लेकिन थोड़ा सा आपको वहां पर हमने लिखा था समरूप त्रिभुज, विविध त्रिभुज होते, इस टाइप से बोला था। यहाँ पर आपको त्रिभुज नहीं लिखना है, क्योंकि समरूपता का अर्थ पूछा है ना, कोई भी चीज हो सकती है। मैं बोलता हूँ आपको कि त्रिभुज भी हो सकता है ना, चतुर्भुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे, यदि किन्हीं दी गई आकृति, अब कोई भी आकृति हमें दे सकता है, मतलब वो चित्र बनाकर हमें देगा कोई भी, तो हम बता सकते हैं कि ये समरूप है या नहीं है। तो किन्हीं दी गई, यदि किन्हीं दी गई आकृतियों की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात तथा संगत कोण बराबर, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए और संगत कोण भी बराबर होना चाहिए हो, तो उन आकृतियों को समरूप तथा इस गुण धर्म को समरूपता कहते हैं। मतलब उन आकृतियों को तो हम समरूप कह देंगे और इस गुण धर्म को हम क्या कहेंगे, समरूपता कहेंगे। ठीक, अब इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, मतलब प्रतीक चिन्ह से मतलब हम जब कभी भी लिखते हैं, तो मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा कि हम जब लिखते हैं तो उसको चिन्ह किस टाइप से दर्शाते हैं, किस टाइप से हम बताते हैं। ठीक है, तो इसका प्रतीक चिन्ह ये इस टाइप का होता है, मतलब ये जो हम चिन्ह बनाएंगे यही हमारा समरूपता को प्रदर्शित करता है। देखिएगा जैसे कि उदाहरण यहाँ पर लिखा है सभी व्रत, क्या लिखा है, सभी व्रत, यानी जितने भी व्रत बनाएंगे हम, चाहे छोटे बड़े कैसे बनाए, वो समरूप कहलाएंगे। फिर सभी वर्ग, सभी हम वर्ग बनाएंगे, वो भी समरूप कहलाएंगे। सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, देखो जस्ट अभी मैंने बताया सर्वांग सम, यानी जबकि जिसकी सभी भुजाएं समान होती है उसको भी हम सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो सभी वर्ग हो गया, इसी प्रकार हमारा हो जाएगा सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा। फिर इसके बाद में दो रेखाखंड, यानी आदि, आदि का मतलब इस टाइप से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। अब थोड़ा सा जो प्रतीक चिन्ह आता है वो किस टाइप से बनता है ना, तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस प्रतीक चिन्ह को हम ऐसे दर्शाते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई दो त्रिभुज ले लें हम, या कोई भी चीज़ ले लें, तो मान लो हमने दो त्रिभुज लिया, तो दो त्रिभुज लिया तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज को हम इस टाइप से दर्शाते हैं, या लिखेंगे हम ए, फिर लिखेंगे बी और या लिखेंगे हम सी। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें ये इस टाइप का चिन्ह लगा देना है, तो ये चिन्ह हम यूँ करके ऐसे यूँ चिन्ह लगा देंगे। फिर लिखेंगे हम त्रिभुज, मान लो हमने लिखा पी, फिर लिखा हमने क्यू और फिर लिखा आर। इसका मतलब ये हो जाता है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यानी त्रिभुज ए बी सी के रूप का ही त्रिभुज पी क्यू आर है। तो इसको हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। ठीक, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या लिखा है, त्रिभुज की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंधों का उल्लेख कीजिए। ये प्रतिबंधों का उल्लेख कीजिए, ध्यान देना है, प्रतिबंध लिखा है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सब समझाऊंगा क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको आईएमपी लगा ले। ये परीक्षा में हर साल निश्चित तौर पर पूछा जाता है, वो 2 नंबर का निश्चित तौर पर आता है। तो देखिएगा क्या कह रहा है कि त्रिभुज की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध का उल्लेख कीजिए अथवा करके इन क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज की समरूपता के कौन कौन से प्रतिबंध है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं प्रतिबंध यहाँ पूछा है, प्रतिबंध यहाँ भी पूछा, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन अथवा करके इस टाइप से पूछा जा सकता है कि त्रिभुज की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। तो गौर से देखिएगा यहाँ भी प्रतिबंध आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के बताया कि त्रिभुज की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध पूछा है, ठीक है। फिर उसके बाद में अथवा करके फिर एक क्वेश्चन दिया है कि समरूप त्रिभुज की आवश्यक शर्तें लिखिए। अब यहाँ पर क्या लिख दिया उन्होंने, शर्तें लिखिए। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जाए आपको इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। देखो यहाँ पर शर्तें पूछ लिया गया, लेकिन इसके बाद फिर अथवा एक क्वेश्चन और दे दिया उन्होंने, क्या दिया है कि त्रिभुज समरूप होने के लिए क्या क्या शर्तें होती है। शर्तें तो यहाँ भी पूछे, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया कि त्रिभुज समरूप होने के लिए, मतलब हम जब कोई त्रिभुज समरूप होगा तो उसके लिए क्या शर्त होना चाहिए, यानी इस टाइप से क्वेश्चन इतने प्रकार से पूछ सकता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। देखिए आंसर क्या है, 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि, है ना। अब आपको इनमें से किसी का भी आंसर लिखना, तो आप चाहे तो इसी टाइप से जो मैंने लिखा है बिल्कुल सेम इसी टाइप से लिख सकते हैं कि 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि नंबर 1 उनके संगत कोण बराबर, उनके संगत कोण बराबर हो, समान हो, तुल्य हो, बात एक ही, मतलब इन तीनों में से कोई सा भी एक शब्द आपको लिखना है। तो उनके संगत कोण बराबर हो, नंबर दूसरा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, यानी इस टाइप से आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है।
ये बहुत IMP क्वेश्चन है, आप इसको निश्चित तौर पर करें। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुभुज की समरूपता की 2 शर्तें लिखिए। अब देखो ये क्वेश्चन किस टाइप का है, जस्ट हमने अभी पीछे पढ़ा था कि त्रिभुज की समरूपता के लिए 2 शर्तें लिखिए, बस सेम उसी टाइप से ये क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या दिया, बहुभुज दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम इसी टाइप से इसका आंसर होगा। देखिए उत्तर क्या है कि 2 बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या समान हो समरूप होंगे यदि नंबर 1 उनके संगत कोण बराबर हो, नंबर 2 उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। यानी जिस प्रकार आपने त्रिभुज का किया था उसी प्रकार आपको बहुभुज का लिख देना है। बस ये इस लाइन का थोड़ा सा इस लाइन का ही अर्थ बदलेगा, यानी आपको सिर्फ ये लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है, बाकी बिल्कुल सेम वही 2, क्योंकि यही पॉइंट हमने इसमें लिखे थे कि उनके संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिएगा बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समरूपता के अभिलाक्षणिक गुणधर्म लिखिए। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा उत्तर क्या है इसका, समरूपता के अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्न है। नंबर 1 कोण कोण समरूपता से, क्या लिखा रहा है, कोण 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 समरूपता से, इसको हम शॉर्टकट में एंगल 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 यानी इस टाइप से भी हम दर्ज सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसके समरूपता की अब कौन कौन से किस टाइप से हम परिभाषा दे सकते हैं, तो इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि यदि 2 त्रिभुज में उनके संगत कोण बराबर हो। देखो काय की बात हो रही है हमें यहाँ पर कोण की बात चल रही है, तो हम उसी टाइप से हम इसको लिखेंगे कि यदि 2 त्रिभुज में उनके संगत कोण बराबर हो तो वे 2 त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, और इसे कोण कोण समरूपता भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा 3 बार लिखा है कोण कोण कोण, तो जरूर नहीं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कोण कोण समरूपता भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये तो होगा पहला। अब इसी प्रकार दूसरा क्या होगा, दूसरा आप देखते हैं। देखिए दूसरा लिखा है भुजा 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 समरूपता, तो जैसे अभी अपने देखा था कौन कौन समरूपता, उसी प्रकार भुजा भुजा समरूपता। तो ये देखो साइड साइड साइड, इसको हम ऐसे ऐसे भी प्रकार से लिख सकते हैं। तो जैसे हमने परिभाषा दी उसी प्रकार हम सेम इसकी देंगे कि यदि 2 त्रिभुज में उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हो, यानी अगर 2 त्रिभुज है तो उनकी संगत भुजा किसी समानुपात में हो, है ना, तो वे 2 त्रिभुज समरूप होंगे। वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। इसे भुजा भुजा समरूपता भी कहते हैं। जैसे कि हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा था कि कौन कौन समरूपता भी कहते हैं, तो इसी प्रकार इसको भुजा भुजा समरूपता भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसका तीसरा पॉइंट क्या है। देखिएगा इसका तीसरा पॉइंट है भुजा कोण भुजा समरूपता। क्या लिखा रहा, भुजा कोण भुजा समरूपता। अब ये है SAS, यानी इसको हम साइड एंगल साइड ये कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, SSA मतलब साइड एंगल साइड। अब ये बोलेंगे यदि 2 त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का एक युग्म, यानी जो संगत भुजा है उनका एक युग्म समानुपाती हो और उनके आंतरिक कोण बराबर हो, उनके आंतरिक जो कोण है वो क्या हो, बराबर हो, तो वे 2 त्रिभुज समरूप होते हैं या 2 त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा भुजा कोण भुजा समरूपता। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। अथवा और मतलब अथवा, ये क्वेश्चन इस टाइप से परीक्षा में पूछा जा सकता है कि समकोण त्रिभुज प्रमेय लिखिए। तो बात एक ही है, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से आ सकती है या समकोण त्रिभुज प्रमेय के नाम से आ सकती है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या, सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे इसको कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया है, इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि ये भुजा हमारी जो होती है वो लंब कहलाती है, जिसको मैंने L से दर्शाया है। ये जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं, जिसको K से दर्शाया है। और ये जो भुजा होती है उसको हम आधार कहते हैं, जिसको S से दर्शाया है। तो हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय अगर याद रखने के लिए तो हमें ये ध्यान थोड़ा सा रखना ना कि कर्ण का वर्ग मतलब ये हमारे पास कर्ण, तो कर्ण का वर्ग ये लंब का वर्ग प्लस ये आधार का वर्ग। तो हम ये कह सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज में, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग मतलब यहीं से याद रखेंगे कर्ण का वर्ग, है ना, अन्य 2 भुजा मतलब ये दोनों भुजाएं दूसरी, क्योंकि इससे अलग है, तो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के, क्योंकि यहाँ पर वर्ग यहाँ पर, तो वर्गों के योगफल मतलब इन दो को हम प्लस करेंगे, योगफल के बराबर होता है। तो अब इसी के माध्यम से हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ABC में, मतलब ये त्रिभुज बना ABC में, इस प्रमेय के अनुसार या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो जैसे मैंने आपको बोला उसे यहाँ लिखना है कर्ण, तो देखिएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब, तो यहाँ पर लंब का वर्ग प्लस ये क्या है आधार, तो आधार का वर्ग। अब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि AC, क्योंकि कर्ण है AC तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। ठीक,
तो इस प्रकार ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन भी हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। क्या लिखा है, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, अथवा ये थेल्स प्रमेय जो है इस नाम से पूछी जा सकती है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या है। फिर अथवा यानी ये प्रमेय इस टाइप से भी पूछी जाती है, मूलभूत समानुपातिक प्रमेय लिखिए, यानी तीनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे। देखिए उत्तर हमने डाला है थेल्स प्रमेय। अगर थेल्स प्रमेय के नाम से आती है तो आपको यहाँ पर हेडिंग थेल्स प्रमेय डाल देना है। यदि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के नाम से आती है तो आपको यहाँ पर आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लिख लेना है। यदि मूलभूत समानुपाती प्रमेय के नाम से आता है तो आपको यहाँ पर मूलभूत समानुपाती प्रमेय लिख लेना। ठीक है, देखिएगा इसकी क्या परिभाषा है, यानी हम ये कह सकते हैं थेल्स प्रमेय का कथन। तो क्या कथन है इसका कि यदि किसी त्रिभुज में, यानी कोई भी एक त्रिभुज है, तो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा मतलब जैसे त्रिभुज में 3 भुजा थी हम जानते हैं, कोई एक भुजा में लेना है, तो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए, कैसी खींची जाए, एक सरल रेखा खींची जाए, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब वो रेखा जो हम खींचते वो रेखा क्या करती है, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित या विभक्त या बांटती है। यानी जो आपको अच्छा लगे इसमें से कोई सा भी एक शब्द आपको लिखना है, भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है ना, या बांटती है। आपको यहाँ पर इस टाइप से लिख लेना कि वे रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। आप यहाँ क्या लिख लेंगे, आप करती है, इस टाइप से आपको लिख लेना है ना। अब इनमें से एक बात लिखना आपको, या तो विभाजित करती है या बांटती है, मतलब इस टाइप से आपको लिखना है। फिर अथवा यानी अगर आप चाहें तो ये डेफिनेशन करें, और अगर ये नहीं करना चाहे तो अथवा मैंने एक और इसको सरल बनाने के लिए एक परिभाषा और बनाई है, यानी एक थेल्स प्रमेय का कथन एक दूसरा भी हम इस टाइप से लिख सकते हैं। कैसा, देखिएगा आगे देखते हैं हम। देखिए दूसरा कथन ये इस टाइप से हम कर सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, मतलब यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, ये समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, यानी इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब हम चाहें ऊपर की थेल्स प्रमेय लिखें, हम चाहें या फिर यहाँ से थेल्स प्रमेय लिखें, आपको दोनों के लिए यही चित्र आपको बना लेना है। तो ABC एक चित्र बनाएंगे हम, ABC एक त्रिभुज हो जाएगा जिसमें DE, तो DE जो रेखा है ये सरल रेखा, इसको ही सरल रेखा हम कहते हैं। तो DE एक सरल रेखा है जो BC के समांतर, काय के समांतर, BC के समांतर। देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं इसे कि त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में इस प्रमेय के अनुसार, यानी थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या लिख सकते हैं हम। अब देखिएगा थेल्स प्रमेय है तो मैं एक साधारण भाषा में आपको समझाता हूँ कि जैसे कि ये एक सरल रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को, तो अन्य दो भुजा मतलब एक भुजा ये एक भुजा ये, क्योंकि हम इसके समांतर ये रेखा खींच रहे हैं, तो एक भुजा ये एक भुजा, मतलब दो भुजाओं को समान अनुपात में व्यक्त करती है। समान मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। तो जो दो भाग हमारे बटे हुए उनको ही हमें लिखना है, इसको ही हम थेल्स प्रमेय कहेंगे। यानी एक भाग कौन सा, AD, तो यहाँ पर लिखेंगे AD, दूसरा भाग हमारा DB या BD, जो भी आप लिखना चाहें। तो देखो DB, तो मैंने लिखा DB, यानी AD बटे में DB। ठीक है, पहला भाग बराबर, फिर दूसरा भाग ये वाला, मतलब इधर का तो एक भाग है, एक ही भाग, मतलब AE बटे में EC, तो ये AE बटे में EC, बस इसको ही हम थेल्स प्रमेय कहते हैं, इसको ही हम थेल्स प्रमेय का कथन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 6 अध्याय में कंप्लीटली 7 क्वेश्चन थे जो मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा, और इस टाइप के और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।